है का। ठीक, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ ले लीजिए, ये मान लीजिए कि हमारा पदार्थ है। ठीक, अब ये पदार्थ जो है कुछ भी हो सकता है, कोनो पदार्थ, पदार्थ में कोनो पदार्थ हो सकता है। ठीक, ईंटा हो गया, माटी हो गया, इस लोहा हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमारा पदार्थ है। पदार्थ, देखिए पदार्थ है ना, तो पदार्थ का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो मतलब एकदम सूक्ष्मतम कण लीजिए। सूक्ष्मतम कण का मतलब कि अब उससे जो कण है उससे छोटा नहीं हो सकता है। देखिएगा, अब ये बहुत कणों से मिलकर बना है, मान लीजिए कि छोटा छोटा कणों से मिलकर बना है। हम एक इसका सूक्ष्मतम कण, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये अति सूक्ष्म कण है, और ये जो अति सूक्ष्म कण है, ये इसमें खासियत होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। इसमें खासियत क्या होना चाहिए? देखिए, जो हम छोटा सा न्यूनतम कण लिए हैं, देखिए इस बूंदे में, ये जो बूंदा हम दिए हैं, इसमें बहुत कण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लिए चूँकि इससे लिख रहे हैं, तो मान लें कि अति सूक्ष्म कण यही है। तो अब देखिएगा, इस अति सूक्ष्म कण का गुण क्या होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देखिए अब इसमें जो, देखिए ये कोई पदार्थ था, तो किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण ले लिए हैं, और ये इसमें खासियत होना चाहिए कि ये क्या उत्पन्न कर दे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। तो इस अति सूक्ष्म कण को हम लोग बोलेंगे वैद्युत आवेश। आप लोग समझ में आया? देखिए, किसी पदार्थ का जो अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण, इसमें खासियत क्या होना चाहिए कि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो इस अति सूक्ष्म कण को हम लोग बोलेंगे वैद्युत आवेश। तो अब वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो गया? पहले अगर ठेठ भाषा में आप समझ गए हैं तो समझ में आ गया होगा। देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का अति सूक्ष्म कण यानी बहुत छोटा सा कण ले लीजिए, जिसमें खासियत होना क्या चाहिए कि वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। जैसे हमारे में हम भी पदार्थ हैं, तो देखिए अब हमारे में से एक छोटा सा मान लीजिए कि कण है, चाहे हमारे बाल में का छोटा सा कण, चाहे कोई भी हमारा हिस्सा, मतलब अति सूक्ष्म हो, बहुत छोटा कण हो, वो क्या करे कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तो जो कण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत आवेश। आया समझ में? देखिए, तो परिभाषा का हो गया। अगर कोई पूछेगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, किसी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा हो गया होगा। इसका लिखना चाहेंगे आप लोग तो देखिए, तो इसका परिभाषा आपका लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? तो कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, किसी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, आप लोग इसे लिख सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आगे हेडिंग, ठीक ना। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार कर आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसको वीडियो को आप लोग रोक कर लिख सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, अब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसे हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक। इसे तो पढ़ेंगे बहुत आगे मिलेगा आप लोग को अध्याय में। और ये वैद्युत क्षेत्र यही पढ़ेंगे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसके बारे में जान जाए तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे, ठीक। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो वैद्युत आवेश है हम लोग उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, वैद्युत आवेश को हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला है घर्षण द्वारा। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि दो वस्तु है, समझिएगा, एक हमारा हाथ इधर हो गया, एक हाथ इधर है, मतलब दो है। देखिए, दोनों को आपस में रगड़ दें, ठीक। तो ये हो गया हमारा घर्षण। तो या तो हम लोग घर्षण द्वारा वैद्युत आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, या दूसरा स्पर्श करा के। जैसे देखिए, समझ लो, हम जैसे कि यहाँ पे हाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे कोई महिला खड़ी है, ठीक। अब स्पर्श करा के मतलब यहाँ पे स्पर्श करा के मतलब क्रम में क्या करें, दो तार धरा दें, ठीक। ये बिजली का तार हो गया, ठीक। अब स्पर्श करा दिए। देखिए, अब या तो यही जाके क्या पकड़, तारवा को पकड़ ली, मतलब ये जो हमारा लाइन जाता है खंभा पर से जाता है उसको जाके पकड़ ली, तो स्पर्श कर ली। स्पर्श करने की वजह से इसके पे आवेश आ गया, इसके ऊपर भी आवेश हो गया। तो यानी कि किसी वस्तु पर हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, या तो स्पर्श करा के, स्पर्श द्वारा, या घर्षण द्वारा। घर्षण तो समझ में आ गया कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को जब रगड़ेंगे तो कोई वस्तु आवेश हो जाएगा, मतलब उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये घर्षण द्वारा समझ में आ गया होगा। स्पर्श मतलब जैसे देखिए, अब जैसे हम ही मतलब है, इधर से बगल से तार गया है, लाइन गया है, ठीक। अब उसमें हम थोड़ा सट गए तो क्या होगा, स्पर्श हो गए। तो जैसे स्पर्श हुए हमारे पास सब आवेश आ जाएगा, ठीक। तो हम इस तो हाँ, वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, एगो स्पर्श द्वारा। आप इसको समझ में आ गया होगा। ये मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बंदूक मार रही है, गोली मार रही है, इसको मत समझिएगा कि गोली धाए धाए मार रही है, ठीक। ये महिला है, ये इसी तरह मार देगी, देख लो। अब देखिए, प्रेरण द्वारा क्या होता है। अब प्रेरण द्वारा कैसे तो देखिए, हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे खड़ा है, एक मतलब मान लीजिए कि लाइन जो मतलब ज़्यादा वोल्टेज की जा रही है, मतलब जिसमें धारा बह रहा है जिस तार में, उसके अगल बगल में हम खड़ा हैं, ठीक। तो उसके प्रेरण के द्वारा मतलब हमरों में वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी सुंदर लड़की को देखे, ठीक। अब उसको देखकर आपके दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग आने लगा, तो मतलब उसको देखकर आपको प्रेरणा आ गई, कुछ प्रेरण द्वारा। या मतलब समझिए, जैसे एक रूम है, देखिएगा, जैसे दो रूम है, ठीक। दो रूम है, इस रूम में आप क्या बजा रहे हैं, साउंड बजा दिया, आप गाना वाना बजा दिए। तो ये रूम में का सुन के हे रूम में का क्या हो गया, प्रेरण के द्वारा क्या हो गया, मतलब डांस करने लगे, नाचने लगे। मतलब इस रूम में मतलब बजा रहे हैं, कुछ गाना वाना बजा रहे हैं, ठीक। इस रूम में डीजे जो बजा रहे हैं, हाई वाला क्या हो जाए, ये वाला नाचने लग जाए, ठीक। तो ये प्रेरण के द्वारा मतलब ये नाच रहा है, मतलब इस रूम में का। तो मतलब हम यहीं पे हैं, ठीक। कोनो चीज़ मतलब ज़्यादा आवेशित है और हमारे पजरे उजरे आ गई, हम भले स्पर्श नहीं किए, ना हमारे में कोई रगड़ रहा है, ना हमारे में कोई रगड़ रहा है, ना हमारे में स्पर्श कर रहा है, फिर भी प्रेरण के द्वारा हमारे में क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मतलब आवेश कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो घर्षण द्वारा, स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जैसे समझिएगा, एक वस्तु ये है, ठीक। तो इसमें प्लस जितने, अच्छा देखिए, आवेश जो हो जाएंगे दो प्रकार के, एगो प्लस है, एगो माइनस वाला। आप लोग पढ़े होंगे पहले ही से, कक्षा 10 से ही पढ़े होंगे कि एगो होता है प्लस का आवेश, एगो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक। अब देखिएगा, तो मतलब ऋण किसी वस्तु में, मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो जितना धन की मतलब धन आवेश है, जितने धन आवेश है उतने ऋण आवेश भी होते हैं। अगर कोई आवेशित वस्तु नहीं है,
मतलब कि वो उदासीन है। उदासीन का मतलब आवेशहीन है, मतलब उस पर कोनो प्रकार के आवेश नहीं है। मतलब समझिए, जितने प्लस का है उतने माइनस का है, तो एक दूसरे को मिलकर क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यानी कि ये सिंपल वस्तु हमारी रखी हुई है, ठीक, जो आवेशित नहीं है, यानी कोनो प्रकार का इस पर आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। एक इधर वस्तु है, मान लीजिए कि ए वस्तु आई हो गया बी वस्तु, इसमें प्लस 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 ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस माइनस। इस समय दोनों वस्तु का है उदासीन है। उदासीन का मतलब कि किसी भी प्रकार का इस पर आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक। अब देखिएगा, अब जैसे ही हम लोग इसको रगड़ कर दोनों को आपस में रगड़ दें, ठीक, तो अब देखिए मान लीजिए कि दोनों को आपस में रगड़े, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला आया, मतलब कि इसका मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, इस पे आ जाए, माइनस माइनस माइनस। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन इस पे चला आया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों बी पर गया, तो आप पढ़े होंगे परमाणु में कि जो नाभिक में तो प्रोटॉन होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में जो यानी जो कक्षा है, इसके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इन दोनों में से एक दूसरे को अलग करेंगे तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही आसानी से अलग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब भाई कहाँ से, ये मतलब बहुत नाभिकीय बल, मतलब उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, बहुत जटिल से बंधे रहते हैं, तो ये तो निकल नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। क्योंकि जब परमाणु में आप कक्षा बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं सब, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ही निकल पाएगा। तो जैसे इसको घर्षण करा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ही जा पाएगा दूसरे वस्तु पर चला पाएगा, प्लस नहीं जा पाएगा, प्लस वाला यानी धन वाला, ठीक। तो जैसे रगड़े हैं तो देखिए इसका यहाँ पे ऋण आवेश था जो ए पर से कूद कर किस पे चला गया, बी पे। अब देखिएगा तो देखिए यहाँ से तो ऋण आवेश चला गया, ऋण आवेश चला गया। तो बताइए ए में देख रहे हैं, जब ए में तो क्या दिख रहा है, धन आवेश इस पे देखिएगा, हाँ एक दूसरे को मिलकर तो खत्म कर दिया है, ये तो उदासीन है, लेकिन इसके ऊपर क्या दिख रहा है हमको, ऋण 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 दिख रहा है, ठीक। अब देखिए तो ये बी वाला पे कितने आवेश है, ऋणों की संख्या अधिक है। हाँ इसमें की कैसे आवेश की संख्या अधिक है, तो धनात्मक, धन धन धन, इसमें ऋण आवेश सही नहीं है, तो इसे बोलेंगे धनावेशित। धन इस पे धन दिख रहा है तो धनावेशित, धनावेशित। ये हमारा कैसी वस्तु है, धनावेशित, क्योंकि इसमें एक को ऋण आवेश नहीं दिख रहा है, केवल धन धन दिख रहा है। जैसे किसी क्लास में, मतलब क्लास है तो उसमें केवल लड़कियां दिखेंगी तो बोलेंगे कैसा है, तो लड़कियों का क्लास है, क्योंकि उसमें लड़कियां दिख रही हैं। अब इस पे आइए, इस पे चलेंगे, ये तो इससे का तो मतलब है नहीं, इसमें ऋण आवेश है, इस पे क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया, ठीक। तो ये कैसी वस्तु है, तो ऋणावेशित, ऋणावेशित वस्तु, ठीक। अब देखा जाए कि किसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखिए इसमें से बताइए, इसमें से कुछ लड्डू निकाल के हेमा रख देंगे तो हेकरा तक वजन कम हो जाएगा, हेकरा वजन अधिक हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये पता चला कि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये वाला का घट जाएगा, आयकरा बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमको क्या मिला, इससे हम लोग को क्या सीखे कि कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु का है धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित करता है। कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें उसके द्रव्यमान में क्या प्रदर्शित करेगा, मतलब कमी को कि अधिकता को। तो अब देखिए पहले प्लस माइनस बराबर था, इसमें से इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वाला इसमें चला गया, तो कुछ संख्या इसमें आप रख दी है, तो इसमें से तो कुछ ना कुछ घटा ना, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन प्लस माइनस जितना था पहले ही से था उतना, अब इस पर ऋण आवेश और लेकर डाल रहे हैं, मतलब कि इस पर कुछ ना कुछ संख्या और रख रहे हैं, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गया, वृद्धि। क्योंकि द्रव्यमान जो पहले कुछ था और कुछ भी इस पे कूद के चले आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे इस पे, तो इसका द्रव्यमान बढ़ ही नहीं जाएगा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो अब आएगा क्वेश्चन, किसी वस्तु का ऋणावेशित होना प्रदर्शित करता है, किसी वस्तु का ऋणावेशित होना प्रदर्शित करता है, तो बोले कि द्रव्यमान में वृद्धि को, और किसी वस्तु का धनावेशित होना द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। हाँ तो आप लिखेंगे का, रुक जाइए।
नया होगा तो समझ में, तो यहाँ पे देखिए एक झोला यहाँ पे, एक झोला यहाँ पे, इसमें 2 3 4 3 मतलब माइनस वाला माइनस वाला माइनस, रुकिए इधर बना देते हैं, प्लस का लड्डू प्लस का 2 लड्डू, माइनस का माइनस का, ए बी। देखिए 2 आपको बैग दिख रहा है, 1 2 मतलब 2 का कटोरा, थाली बोल लीजिए, थाली थाली। तो देखो 2 थरिया दिख रहा है ए बी, तो दोनों को मान लीजिए कि इस समय दोनों यो भी मतलब कुछ इसका द्रव्यमान मतलब कि मान लीजिए कि ये भी यम है और इसका भी द्रव्यमान यम ही है। ठीक, अब देखिए हम घर्षण करा कर दोनों को मान लीजिए कि, अब समझिएगा, इसमें का 2 लड्डू निकाल कर इसमें रख दिए, इसमें रख दिए, तो देखिए इसमें से निकाल दिए। अच्छा देखिए निकाल दिए तो ये धन धन खाली दिख रहा है, तो इसमें से कुछ कमी किए हैं, मतलब रीढ़ वाले को क्या कर दिए, निकाल कर हेमर ले जाकर रखती हैं, 2 लड्डू हेमर रख दिए, तो इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, यानी इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका द्रव्यमान घट गया। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, क्योंकि इस पे ऋण की संख्या अधिक हो गया तो ऋणावेशित हो गया, और इसमें ऋण ये नहीं कि धन धन दिख रहा है तो बोलेंगे धनावेशित। तो किसी वस्तु का धनावेशित होना द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित करता है, और किसी वस्तु का ऋणावेशित होना द्रव्यमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक, देखिए अब लिखेंगे क्या कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके द्रव्यमान में वृद्धि तथा वस्तु का धनावेशित होना उसके द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो बताएं वही लिखें उसको, कि मतलब कोई वस्तु ऋणावेशित होना है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि को प्रदर्शित कर देगा, और कोई वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित कर देगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट मारकर इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये आता है कि कोई वस्तु पर जैसे देखिएगा, मतलब यहाँ पे ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो ए वस्तु जो है धनावेशित है, धनावेशित है, ये जो हो गया हमारा ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। ठीक, ऋणावेशित का मतलब कि इस पे ऋणों की संख्या अधिक है और इस पे धन धन। ठीक, तो जो वस्तु ऋणावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, और जो वस्तु धनावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कमी। ठीक, यानी ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि को दर्शा रहा है, और धनावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, कम, और इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, अधिक। लेकिन ये इतने हल्के होते हैं कि हमें ऐसे आभास नहीं हो पाता है। जैसे देखिए ना, मतलब कि हमारा कोई बाल कोई उखाड़ कर एक लेकर चला जाएगा तो क्या बताइए हमारा वजन कम हो जाएगा, नहीं ना। मतलब कि 2 बाल उखाड़ के कोई लेकर चला गया, भाग गया, तो द्रव्यमान में इतना तो कमी होगा नहीं। मतलब हम मान लीजिए कि हमें 50 किलो का, तो 85 किलो रहेंगे। अब 1-2 बाल कौन उखाड़ के लेकर चला जाएगा तो हमारा द्रव्यमान कम हो जाएगा, नहीं ना। तो इसी प्रकार उतना हमको आभास नहीं हो पाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा।